पहाड़ जितने खूबसूरत उतने ही खतरनाक। जरा सी लापरवाही, एक गलत कदम और इंसान इन खूबसूरत वादियों से होता हुआ सीधा मौत के मुंह में। यहाँ के हरे भरे जंगल और छोटी छोटी पगडंडियां दूर से देखने पर बहुत सुंदर लगते हैं, पर असल में ये अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं जो बाहर ना ही आए तो अच्छा है। ऐसी ही एक जगह है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला, जहां देश विदेश से लोग घूमने आते हैं और कुछ तो सिर्फ आत्माओं और पैरानॉर्मल चीजों को देखने और इन पे रिसर्च करने आते हैं, मगर कभी कभी ऐसी चीजों को ढूंढने वाले जिंदगी भर पछताते हैं और कुछ तो पछताने के लिए जिंदा ही नहीं बचते। ये कहानी दो पक्के दोस्तों की है जो कि इंसान के अलावा किसी और ताकत में यकीन नहीं करते थे। आजम और शमशेर दिल्ली से थे और एक आईटी कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों को बॉडी बिल्डिंग और मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक था और दोनों काफी दिलेर भी थे, एक दूसरे के लिए हमेशा जान देने और लेने को तैयार। आजम और शमशेर किसी भी ऊपरी ताकत में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि वो तो कई बार हॉन्टेड जगहों पे एडवेंचर करने भी जाते थे, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि इस तरह की कोई चीज इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। और इस बार वीकेंड पे वो दोनों मौज मस्ती करने अपनी जीप लेकर उत्तराखंड जा रहे थे, मगर उन्होंने अभी तक ये नहीं सोचा था कि वो आखिर कौन सी जगह जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि रास्ते में वो लोगों से बात करते हुए जाएंगे और जो भी उत्तराखंड की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह होगी वो वहीं जाएंगे। दोनों सुबह सूरज निकलने से पहले ही करीब 4:30 बजे घर से निकल पड़े ताकि ट्रैफिक कम रहते वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर लें। हाईवे पर थोड़ा दूर जाने के बाद जब सुबह हुई तो आजम को चाय की तलब लगी। उसने शमशेर को गाड़ी किसी ढाबे पे रोकने को कहा। दोनों एक छोटे से ढाबे पर रुके और चाय सिगरेट लाने को कहा। ढाबे पे उन दोनों और उसके मालिक के सिवाय कोई और नहीं था। उन्हें वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि ढाबे का मालिक, जो कि अधेड़ उम्र का था, उनके पास आकर बैठ गया। ढाबे वाले ने पूछा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं साहब? मतलब बुरा ना माने तो बताएं। आजम हंसते हुए बोला, अरे नहीं, बुरा क्यों माने अंकल, अभी तक तो सोचा नहीं है, मगर किसी भूतिया जगह जाने का प्लान है। सुना है पहाड़ों में कई सारी हॉन्टेड जगह हैं। ढाबे वाले ने उसकी बात को मजाक में लिया। अरे साहब, सुबह सुबह मजाक? ऐसी जगह भी कोई जाता है क्या? आजम बोला, मजाक नहीं अंकल, सच कह रहा हूं। हम इन सब में नहीं मानते और ये पहली बार नहीं है कि हम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसे लोग भूतिया बोलते हैं। हम ऐसी बहुत सी जगह गए भी हैं और वहां से सही सलामत वापस भी आए हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता, सब बनी बनाई बातें हैं। ढाबे वाले ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, अब क्या कहूं साहब, आप मुझे गंवार कहेंगे, पर मैं तो कहूंगा कि ऐसी किसी जगह ना ही जाए तो अच्छा है। पता नहीं कब क्या हो जाए। उसकी बात काटते हुए शमशेर बोला, आप वो सब छोड़ो अंकल, आप तो बस ये बताओ कि उत्तराखंड की सबसे हॉन्टेड जगह कौन सी है? सुना है वहां काफी भूत होते हैं। जरा हम भी तो देखें
कि वहां के भूतों में क्या खास है। ढाबे वाले ने जवाब दिया। अब आप पूछ ही रहे हैं तो बताता हूँ। उत्तराखंड में एक छोटा सा जिला है, पिथौरागढ़, बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास है। मतलब वहां ऐसी कोई जगह तो नहीं मालूम मुझे, पर सुना है वहां ये सब बहुत आम है। लोग कहते हैं कि वहां रात में रास्ते पे चलते हुए भी किसी से बात नहीं करनी चाहिए। आजम और शमशेर हंसते हुए बोले। ऐसा क्या? मतलब हर जगह भूत ही भूत हैं? फिर तो सही है भाई, अब तो चलना ही पड़ेगा यहाँ। ढाबे वाला बोला। साहब, इन चीजों का मजाक ना उड़ाएं, और मेरी माने तो वहां जाकर कुछ उल्टा सीधा ना करें। आजम थोड़ा गुस्सा होकर बोला। ठीक है अंकल, आप अपने पैसे पकड़ो। अरे शमशेर, चल भाई चला जाए, अंकल तो ज्ञान देने लगे। ढाबे वाला चुप हो गया और दोनों वहां से निकल गए। दोपहर होते होते वो लोग पहाड़ी रास्तों पे आ चुके थे। पतले घुमावदार रास्तों पे गाड़ी चलाना आसान नहीं होता, पर उस सुहाने मौसम में वादियों के बीच गाड़ी चलाने का एक अलग ही मजा है। दोनों जानते थे कि पिथौरागढ़ में शायद उन्हें कोई बड़ा होटल ना मिले, इसीलिए उन्होंने अल्मोड़ा में एक होटल बुक कर लिया, जो कि पिथौरागढ़ से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर है। दोनों जब अल्मोड़ा पहुंचे तो रात हो चुकी थी और दोनों दिन भर गाड़ी चलाकर काफी थक चुके थे। होटल पहुंचते ही दोनों बिस्तर पर पड़ गए। अगले दिन दोनों दोस्त देर से उठे और अपना कैंपिंग का सामान लेकर निकल पड़े। 2-3 घंटे में वो लोग पिथौरागढ़ पहुंच गए। वो कई छोटी छोटी पहाड़ियों पर गए और वहां भी जहां से इंडिया नेपाल बॉर्डर और काली नदी साफ दिखता है। बहुत खूबसूरत जगह थी वो, मगर वो दोनों तो शाम होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो वहां वादियां देखने नहीं बल्कि कुछ और ही देखने आए थे। उन्होंने कई लोगों से वहां किसी हॉन्टेड जगह के बारे में पूछा। ज्यादातर लोगों ने तो उन्हें कुछ नहीं बताया, पर 1-2 लोगों ने उन्हें जंगल में होने वाली अजीब चीजों के बारे में बताया, और ये भी कि वहां कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। वो दोनों यही सुनना चाहते थे। शाम होते ही दोनों गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ चल पड़े। अब तक वहां के लोगों से इस जगह के बारे में वो बहुत सारी कहानियां सुन चुके थे, और ये भी कि रात में जंगल में रुकना जानलेवा साबित हो सकता है। मगर उन्हें तो कुछ और ही धुन सवार थी। उन्होंने गाड़ी जंगल की तरफ जाने वाली एक पगडंडी पर खड़ी की और अपना कैंपिंग का सामान लेकर अंदर की तरफ चले गए। रास्ते में उन्होंने कई सारे लकड़ियों से बने छोटे छोटे गुच्छे भी देखे, जो पेड़ों से लटके हुए थे। जाहिर था कि वो गुच्छे किसी ने तो वहां टांगे थे, मगर क्यों? इस घने जंगल में आखिर इनका क्या काम? आजम को याद आया कि गांव वालों ने उन्हें इन लकड़ियों के बारे में बताया था। गांव के बड़े बूढ़ों ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि अगर उन्हें कहीं भी छोटी छोटी लकड़ियों के गुच्छे दिखें तो उन्हें छूना मत और चुपचाप वहां से वापस लौट जाना। दोनों के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे कि तभी आजम खुश होकर बोला, यार कैंपिंग की जगह मिल गई। वो देखो, वहां पे थोड़ी खुली जगह है, यहीं पर कैंप लगाते हैं। भाई तू जल्दी से थोड़ी लकड़ियां ले आ, तब तक मैं कैंप सेट करता हूं। शमशेर लकड़ियां लेने चला गया। जाते वक्त उसे लगा कि कोई उसके साथ चल रहा है, पर वो बहादुर था। उसने ध्यान नहीं दिया और चलता रहा, मगर उसे पता नहीं क्या सूझी
कि वो वापस जाकर उन्हीं लकड़ियों के गुच्छे तोड़ लाया। उसने सोचा कि इससे ज्यादा सूखी और टूटी हुई लकड़ियां कहाँ मिलेंगी। जब वो वापस आया तो कैंप रेडी था। शमशेर खुश होकर बोला, ओ भाई, देख कितनी सारी लकड़ियां मिल गई। कम से कम 5-6 घंटे का काम तो हो गया। आजम चौंका। अबे, ये तो वही लकड़ियां हैं जो पेड़ों पर लटकी थीं, मगर गांव वालों ने उन्हें छूने से मना किया था ना। उसकी बात काटते हुए शमशेर बोला, अरे तू कब से सब मानने लगा? और उनके मना करने पर भी तो हम यहाँ आ गए। ये सब इन्हीं लोग का नाटक है, बाहर वालों को डराने के लिए। जब कटी कटाई लकड़ियां मिल रही हैं तो मेहनत क्यों करें? आजम चुप हो गया। अब तक शाम का रंग लाल हो चुका था और रात बस होने ही वाली थी। दोनों ने उन्हीं लकड़ियों से आग जलाई और आराम से बैठकर बियर पीने लगे। बियर पीते पीते शमशेर बोला, भाई जंगल तो बहुत घना है, पर मुझे तो ना दिखते कोई भूत वूत। वो ऐसे ही भूतों और गांव वालों का मजाक उड़ाते रहे और थोड़ी ही देर में पूरी तरह से अंधेरा हो गया। वो बातें कर ही रहे थे कि आजम कुछ सोचते हुए बोला, 1 मिनट, अभी तक तो कीड़ों और चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं, पर अचानक सब इतना शांत कैसे हो गया? शमशेर थोड़ा नशे में था और उसने आजम की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर आजम सही था। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छा चुका था। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था और आजम हैरानी से इधर उधर देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी टॉर्च और रिवॉल्वर निकाल ली और शमशेर को हिलाते हुए बोला, शमशेर, शमशेर, उठे यार, यहाँ कोई है, कोई हमें देख रहा है। शमशेर खुद को संभालते हुए उठा और उसने भी एक छोटी सी कुल्हाड़ी निकाल ली। वो जो कुछ भी था, दोनों उससे मुकाबला करने के लिए तैयार थे। वो टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखने की कोशिश करने लगे, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहां आखिर था कौन और कहां। इतने में पत्तियों की सरसराहट से दोनों का ध्यान उस तरफ गया। लग रहा था वहां कोई खड़ा है, पर कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों डरे हुए थे, पर फिर भी आजम हिम्मत करके बोला, कौन है, कौन है? तभी झाड़ियों की ओर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसने काफी पुराने फैशन के कपड़े पहन रखे थे और एक हैट भी लगाई हुई थी। वो बहुत कमजोर लग रहा था और वॉकिंग स्टिक की मदद से किसी तरह खड़ा था। आजम ने पूछा, अंकल, आपने तो हमें डरा ही दिया था। आखिर आप यहाँ इतनी रात में कर क्या रहे हो? वो आदमी बोला, मेरा तो घर है यहाँ, मतलब यहीं पास में। मगर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने तुम्हें यहाँ रात को आने से मना नहीं किया? अब शमशेर बोला, अंकल जी, मना तो किया था, पर हम भी देखना चाहते थे कि आखिर वो क्या चीज है जिससे लोग इतना डरते हैं। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। वो बोला, चीज? अब एक हो तो बताऊं? यहाँ पर तो खैर, बेटा बहादुर तो तुम हो, मगर भगवान को मानते हो या वो भी नहीं? शमशेर ने घमंड भरे लहजे में जवाब दिया, ना अंकल जी, हम तो सिर्फ इंसान को मानते हैं, और वैसे भी जो दिखता नहीं उसको क्या माने, चाहे भगवान हो या शैतान। उस आदमी ने पूछा, बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, मजा आएगा तुम्हारे साथ। मेरे घर चलोगे? मैं यहीं पास में रहता हूँ।
आराम से बैठकर बात करेंगे। सुबह चले जाना। वैसे भी तुम जिस वजह से यहाँ आए हो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो दोनों बहादुर थे मगर बेवकूफ नहीं। आखिर रात में किसी अनजान आदमी के घर कैसे चले जाएं? वो दोनों सोच ही रहे थे कि वो आदमी बोला, क्यों, इस बूढ़े से डर तो नहीं गए? आजम कुछ कहता इससे पहले ही शमशेर बोल पड़ा, ना अंकल जी, हम ना डरते किसी से। चले भाई आजम, चले इनके घर। वो आदमी उसकी इस बात से ऐसे खुश हुआ जैसे उसे कुछ मिल गया हो। उसने उन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया और दोनों उसके पीछे चलने लगे। वो लोग लगभग 300 मीटर ही चले होंगे कि उन्हें एक बहुत बड़ा घर दिखाई दिया, एकदम हवेली जैसा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस घने जंगल में ऐसा घर भी हो सकता है, और ये भी कि इतना पास होते हुए भी उन्हें ये घर दिखाई कैसे नहीं दिया। घर पर कोई ताला नहीं था। तीनों सीधा अंदर गए और उस आदमी ने उन्हें बैठने को कहा। आजम और शमशेर हैरान थे क्योंकि यह घर इस जमाने का नहीं लग रहा था। उसकी बनावट और साजो सामान बहुत ही पुराने तरीके का था। बड़ा सा हॉल, दोनों तरफ से आती हुई घुमावदार सीढ़ियां और खूब ऊंची छत। दोनों उस घर को देखते ही रह गए। वो उस आदमी से उसके घर की तारीफ करना चाह रहे थे, पर वो तो कहीं था ही नहीं। तभी उन्होंने उस आदमी को ऊपर कमरे की बालकनी में खड़ा देखा, मगर वो तो वॉकिंग स्टिक के बिना चल भी नहीं पाता था। फिर वो इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंचा? उसने उन दोनों को ऊपर एक कमरे में बुलाया जो कि स्टडी रूम जैसा लग रहा था। कमरे में एक रिकॉर्ड प्लेयर पर पुराना गाना चल रहा था। रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। वहां का माहौल आजम को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो थोड़ा सतर्क हो गया, पर शमशेर का दिमाग कहीं और ही था। वो बोला, अंकल जी, घर तो आपका बहुत बढ़िया है, खानदानी लगता है। उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो आजम से बोला, और तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? आजम ने थोड़ा हिचकते हुए जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, आपका घर बहुत अच्छा है। उसने दोनों को विस्की ऑफर की और एक रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, तो तुम दोनों भूतों में विश्वास नहीं करते। वो सवाल कम और चेतावनी ज्यादा था। शमशेर बोला, अरे अभी तो आपको बोला, हम ना मानते ये सब। वो आदमी बोला, और अगर मैं तुम्हें मानने पर मजबूर कर दूं तो? दोनों कुछ नहीं बोले। पता नहीं क्यों, पर आजम को पहली बार थोड़ा डर लग रहा था। उसकी समझ का एक एक कतरा कह रहा था कि वहां से निकल जाए। उसे लग तो रहा था कि उस आदमी में कुछ गड़बड़ है, पर वो अचानक कुछ करके उस अजीब से बूढ़े को चौकन्ना नहीं करना चाहता था। अपनी विस्की खत्म करके वो शमशेर को धीरे से कोहनी मारते हुए बोला, लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो आदमी हंसते हुए बोला, अरे अभी कैसे? अभी तो तुम लोग आए हो। मेरे पास तुम दोनों को बताने के लिए बहुत कुछ है। कम से कम सुन के तो जाओ। आजम ने उसे टोकना चाहा। नहीं नहीं अंकल, हम चलते हैं, कहानी हम फिर कभी सुन लेंगे। चल शमशेर।
शमशेर भी थोड़ा चौकन्ना होकर बोला, भाई तू कह रहा है तो अब चलना तो पड़ेगा। अच्छा अंकल जी, आपसे मिलके अच्छा लगा, फिर मिलेंगे। वो आदमी जोर से हंसा। फिर नहीं, अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ हमेशा के लिए। अब तक आजम और शमशेर की सारी बहादुरी निकल चुकी थी। वो तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ भागे। हॉल से होते हुए दोनों जब बाहर की तरफ भागने को हुए तो वहां पर तो दरवाजा ही नहीं था। वही दरवाजा जिससे वो अंदर आए थे। वहां पर एक दीवार थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहां पर कोई दरवाजा कभी था ही नहीं। आजम और शमशेर को समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। कल तक किसी ऊपरी ताकत को न मानने वाले आज भागे भागे फिर रहे थे। वो मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, पर इस जंगल में उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, और अगर होता भी तो उनकी मदद के लिए उस वक्त वहां नहीं जाता। दोनों ने सोचा कि शायद ऊपरी मंजिल पे बालकनी या छत से बाहर निकल जाते हैं, मगर ऊपर जाने का एक ही रास्ता था, और कम से कम उन्हें तो वही एक रास्ता पता था जहां उनका सामना उस आदमी से हो सकता था। उस आदमी के हंसने की आवाज पूरी हवेली में गूंज रही थी। आजम और शमशेर को कुछ नहीं सूझा तो वो वहां रखा हुआ सामान उस दीवार पर मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे, इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए, पर कोई फायदा नहीं। वो दीवार बहुत मजबूत थी। आजम ने खुद को एक तो थप्पड़ भी मारे, ये सोचकर कि शायद ये सब उसका वहम हो, पर वहां जो कुछ भी हो रहा था बिल्कुल सच था। दोनों खुद को कोस रहे थे कि किस मनहूस खड़ी में उन्हें वहां जाने का ख्याल आया। तभी आजम को अपनी रिवॉल्वर का ध्यान आया। वो संभला और शमशेर को झकझोरते हुए बोला, अगर आज मरना ही लिखा है तो यही सही, मगर उससे पहले उस बुढ़े को मैं नहीं छोड़ूंगा। दोनों डरते हुए ऊपर उसी स्टडी रूम की सीढ़ियां चढ़ने लगे। अब तक वहां से हंसने की आवाजें भी बंद हो गई थीं। उन्होंने झांक कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी अभी भी उसी रॉकिंग चेयर पर बैठा था। वो जैसे उन्हीं का इंतजार कर रहा था। वो एक डरावनी आवाज में बोला, अब भी विश्वास नहीं करते भूतों पर? आजम ने उस पर फायर कर दिया, मगर वो बूढ़ा आदमी अपनी जगह से हिला भी नहीं। आजम ने पूरी रिवॉल्वर उस आदमी पर खाली कर दी, एक के बाद एक 5 गोलियां, मगर वो वहीं बैठा हंसता रहा। कोई खून या चोट का नामो निशान नहीं। वो अपनी कुर्सी से उठा और बोला, तुम लोगों को गांव वालों की बात माननी चाहिए थी। वो लकड़ियां देखने के बावजूद तुम लोग यहाँ आए और उन्हें तोड़कर जला दिया। वो लकड़ियां मेरी हैं, उन्हें कोई नहीं छूता। इतना सुनते ही दोनों बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो सुबह हो चुकी थी, पर वो किसी हवेली में नहीं बल्कि जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर पड़े हुए थे। दोनों खुश थे कि वो बच गए, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बोलना क्या, उन्हें तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर वो चाहकर भी कुछ बोल सुन नहीं पा रहे थे। वो वहीं बैठकर एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे, ये सोचकर
कि ये उन्होंने अपने साथ क्या कर डाला। वो उठने को थे कि उन्होंने कुछ पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देखा। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें उस जगह पर पड़े पड़े 3 दिन बीत गए थे और पुलिस उनकी फैमिली की रिपोर्ट करने पर वहां पहुंची थी। पुलिस ने उनसे बहुत कुछ पूछना चाहा, पर वो कुछ बता नहीं पा रहे थे। आखिर वो बताते भी तो क्या। जो कुछ उन्होंने झेला था, इसमें दोष किसी और का नहीं था। इस बात को करीब 10 साल हो चुके हैं। आजम और शमशेर आज भी उतने ही पक्के दोस्त हैं और दिल्ली में ही रहते हैं, मगर अब उन्हें यकीन हो चुका है कि भूत होते हैं।